हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे विद्यार्थियों का मैसेज आ रहा था कि सर यूपीपीएससी 2022 की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या पढ़ा जाए, क्योंकि 2021 में जैसा जैसा मैंने बताया वैसा वैसे आपने किया और बहुत सारे बच्चों ने खुशखबरी दी हमको। तो उसी प्रकार से मैं चाहूंगा 22 क्या 23 क्या 24 क्या हर साल आप खुशखबरी देते रहें और ये वैकेंसी आती रहे। लेकिन हालांकि वैकेंसी की थोड़ी सी तादाद कम होती चली जा रही है, लेकिन जिसमें होगा दम वही बनेगा बाजीराव सिंघम, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे 2022 पर कट ऑफ क्या होनी चाहिए, 2022 का सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस में क्या पढ़ा जाए, क्योंकि 2021 में आपने कुछ ऐसे प्रश्न देखे जो बहुत ऊट पटांग तरीके से आए थे 2021 में। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर हम लोग इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, तो आपको अगर मान के चलिए जैसे इतिहास में 16 क्वेश्चन आए तो 16 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 12 से 13 क्वेश्चन ही ऐसे मिलेंगे जो आपने पूरी तरीके से सुने होंगे, हाँ कि ना। लेकिन बाकी जो 3 से 4 क्वेश्चन होंगे उसको करने में आपके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि वो आपने कभी सुने नहीं होंगे और उस पर आपको जोर भी नहीं देना है और उसमें तुक्का भी नहीं मारना है। बड़े से बड़ा अध्यापक भी उसके लिए गूगल करता है और गलत भी आंसर बता देता है। तो आपको जो सब कर ले रहे हैं वो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए जो सब कर ले रहे हैं वो तो आपको सही करना ही करना है। फिर बाकी जिसमें लोगों को संशय होता है, यदि आपने उसको भी सही करके दिखा दिया तो आप बाजी मार ले जाएंगे। तो इसी हिसाब से हम लोग आज बात करने वाले हैं प्री क्या होना, प्री में क्या आता है, मेंस में क्या होता है। नेगेटिव मार्किंग लिखी हुई है 1/3 की होती है। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि आपको बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि बेटा ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करके आना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करके आना। होता क्या है, लोग आपको ज्ञान दे देते हैं 4 प्रश्न करोगे, यदि एक सही हो गया 3 गलत हो गए और 3 गलत हो गए तो आपका जो एक सही है वो कटेगा, तो आप तुक्का मार लो। लेकिन ऐसा नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि जब लास्ट वाली बेल बजती है 5 मिनट पहले, तो उसमें जो उनको संशय रहता है वो फटाफट से उसमें ओबलिंग भी कर लेते हैं और वही प्रश्न सबसे ज्यादा मात्रा में गलत होते हैं जो लास्ट में ये पॉइंट करते हैं। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, पेपर को 3 बार में पढ़ना है। पहले हम लोग को वो पढ़ना है जो हम लोग को 100% करेक्ट आता है। 100% आता है तो उसको टिक लगा के आपको ओबलिंग कर लेनी है। इसके बाद काउंट कर लेना है कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए, क्योंकि आपको कट ऑफ तो पता ही है, हाँ कि ना। तो उसी कट ऑफ के आसपास आपको 100% एक्यूरेसी के साथ सही चीजें करनी है। फिर सेकंड पेपर में यानी कि आप जब दूसरी बार पेपर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इबारती वाला था, तो जिसको हम लोग कर सकते हैं सही वो पढ़ते हैं। और तीसरी बार में हम लोग 50-50 जिसमें चांसेस रहता है, संशय रहता है, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो 3 चरण में पेपर आपको पढ़ना है। मैं जान रहा हूं कहना आसान है, लेकिन पेपर टाइम बहुत ज्यादा फोकस नहीं हो पाता, लेकिन आपको ये करना है। इसके लिए आपको स्पीड टेस्ट देना पड़ेगा। स्पीड टेस्ट लगातार देंगे तभी ये 3 चरण में पेपर कर पाएंगे, अदरवाइज आपके पास समय ही नहीं बचेगा तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की पूरी बात, नकारात्मक अंकों से बचे, क्योंकि यही जब आप आंसर की मैच करते हैं और जब नेगेटिव होता चला जाता है और जब घटाते हैं, जब सही वाले में से नेगेटिव माइनस करते हैं तो जो दिल में दर्द होता है ना भाई साहब, वो बहुत खतरनाक होता है। चलिए बात करते हैं सिलेबस क्या होना चाहिए, क्या है कट ऑफ, क्या है पिछले सालों की कट ऑफ, क्या है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, अच्छी किताबें कौन सी है, कौन से पार्ट पर ज्यादा फोकस करें। तो 15 से 20 मिनट के सेशन में सारी बातें कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, साक्षात्कार नहीं होता। इसमें 2 पेपर आपके होंगे, एक प्री होगा और एक मेंस होगा। प्री में आपके 2 पेपर होंगे, है ना। पहला पेपर आपका जीएस का होगा, दूसरा पेपर आपका हिंदी का होगा। तो जीएस में आपके 140 प्रश्न होंगे, हिंदी में आपके, है ना, 60 प्रश्न होंगे, यानी कि 6 टॉपिक के आपके 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान अध्ययन में आपको पता है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है ना, और साइंस है, करंट अफेयर है, मिसलिनियस है, जनगणना है और पर्यावरण है। मैंने सबको यहाँ क्राइटेरिया में बांट रखा है। यदि मैं इतिहास की बात करूं तो 2017 में से 22 क्वेश्चन थे, 16 में 19 क्वेश्चन थे, 14 में 20 क्वेश्चन थे, 2021 में आपके मात्र 16 प्रश्न थे। अर्थात भारतीय इतिहास में आपको क्या पढ़ना है ये बातें हम लोग आगे चलेंगे करके, है ना। तो भारत और विश्व का भूगोल देखा जाए तो 2017 में 11 प्रश्न, 2016 में 25 प्रश्न, 14 में आपके 22 प्रश्न, 2021 में आपके 16 प्रश्न रहे। भारतीय संविधान की बात की जाए तो 2017 में आपके 7 प्रश्न थे, 16 में आपके 10 प्रश्न थे, 2014 में आपके 8 और 2021 में आपके 9 प्रश्न, यानी कि आप मान चलिए
10 प्रश्न के आसपास भारतीय संविधान में आते हैं, और अगर आपने भारतीय संविधान के प्रश्न गलत कर दिए तो समझ लीजिए तौबा तौबा, पाप माना जाएगा इसको, ठीक है ना। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, एक बात बता देता हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और जनगणना अगर एक साथ मिला लिया जाए तो लगभग 22 से 25 प्रश्न इसके टोटल आते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला भी समझ लेते हैं किसमें कितने भार है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था में आपको 3 चैप्टर पर पकड़ बनानी है, एक कृषि पर, एक व्यापार पर, एक वाणिज्य पर, और आपको अर्थव्यवस्था ऐसी पढ़नी है जो करंट अफेयर से संबंधित हो, है ना। 6 प्रश्न आए, 9 प्रश्न आए, 9 प्रश्न आए, 2021 में आपके 7 प्रश्न आए। करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पार्ट है ना, और आपको ये 1 लाइन करंट अफेयर याद करनी है। फिर मैं कह रहा हूं आपको 1 लाइनर करंट अफेयर याद करनी है, लेकिन डेटा याद करना है। यदि 30,954 रुपया है तो आपको 30,954 ही याद करना है, लगभग 30,000 नहीं याद करना है ना। तो करंट अफेयर में 24, 23, 21, 25 यानी कि इसका रेशियो आप मान के चलिए 25-26 का रहता ही रहता है। यूपी स्पेशल आपका 10 नंबर का तो यूपी आना ही आना है किसी भी हालत में, है ना। तो पहले हम लोग बात की जाए 17 आए थे, 9, 15 और इस बार 9 आए हैं। जनसंख्या पर्यावरण को ज्योग्राफी में ही मर्ज कर देते हैं, तो 12 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, लेकिन 2021 में आए थे 7 प्रश्न। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान का जो दारोमदार रहता है वो अधिकतर ऐसा रहता है कि आप पास हो सकते हैं, लेकिन 3 से 4 प्रश्न विज्ञान में भी ऐसे डाले जाते हैं जिनमें पसीने निकल आते हैं। तो 21, 10, 11 और 16 यानी कि विज्ञान आपको उतने ही नंबर दिलाएगा जितने आपके इतिहास और संविधान और भूगोल दिला रहे हैं। फिर आपका रीजनिंग आती है, क्वांट आती है। रीजनिंग और क्वांट सरल सरल आते हैं तो आप इसको भी कर सकते हैं, तो जिससे आपकी मार्किंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे 15 क्वेश्चन आए हैं, 14, 15, 10, तो लगभग मान के चलिए 10 से 15 के बीच में रीजनिंग और क्वांट यानी कि मैथ के क्वेश्चन आपके रहते हैं। वैसे क्वेश्चन की चीनी की मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए खपत कितनी कम कर दी जाए कि मूल्य में कोई परिवर्तन ना आए, ऐसा प्रश्न आता है तो आपको इसको चेक कर लेना है। फिर हम लोग बात करते हैं कहाँ से शुरू करें, तो मैंने आपको बताया, चलिए पहला पकड़ते हैं इतिहास। तो इतिहास में आपको 2 पार्ट पकड़ने हैं, एक है धार्मिक आंदोलन और दूसरा है राष्ट्रीय आंदोलन। अब धार्मिक आंदोलन में आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भक्ति आंदोलन पर चर्चा करनी है, और यहीं पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश के पार्ट पर कब्जा करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के वो कौन से स्थल हैं। फिर इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो आंदोलन में आपको पूरी कहानी नहीं याद करने की, गांधी जी ने क्या क्या किया। अगर आप ये याद कर सकते हैं कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब खत्म हुआ था और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, यदि डेट आप याद कर सकते हैं तो डेट आपकी मैचिंग कराने के लिए आती है, पहले कौन सी घटना हुई थी, बाद में कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट, आजकल राजा का क्षेत्र और उसका वंश और वंश का संस्थापक और अंतिम शासक, इससे क्वेश्चन बनने का ट्रेंड आ गया है कि कौन सा राजा का कौन सा क्षेत्र था। ये प्रश्न आ रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो आपको मध्यकालीन इतिहास में क्रम और संस्थापक याद करके जाना है, उनका क्षेत्र याद करके जाना है। फिर बाकी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस से तो क्वेश्चन आना 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 ही है, और राजनीतिक संगठन, है ना, किसान विद्रोह, जनजाति विद्रोह, ये आपको एक पार्ट में पढ़ लेना है। 1857 की क्रांति में आपको उत्तर प्रदेश वाला पार्ट देख लेना है, और गांधी युग में आपको मिलान करने के लिए आएगा, पहले कौन सी घटना, बाद में कौन सी घटना, है ना। पूना समझौता पहले हुआ था कि लॉर्ड इरविन समझौता पहले हुआ था, गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था, है ना, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले चलाया गया था, कि 8 अगस्त 1942 को पहले भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो आपसे ये क्रम पूछेगा और क्रम को मैच करना पड़ेगा। पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, 8 अगस्त 1942 को क्या शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन, जबकि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया था। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, भूगोल में सबसे ज्यादा प्रश्न आता है आपका प्राकृतिक संसाधन से। प्राकृतिक संसाधन में आपको कौन सा राज्य प्रथम है, कौन सा देश प्रथम है ना, और कौन सा खनिज संसाधन कहाँ पाया जाता है, आपको मिलान करने के लिए आएगा, कह देगा झरिया, रानीगंज, ऐसे आपसे दे देगा और कह देगा मिलान करिए। तो खनिज संसाधन, ऊर्जा परिदृश्य, शक्ति संसाधन, उद्योग और व्यापार, इन पर आपको कब्जा करना है वर्ल्ड ज्योग्राफी पर। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको रिवर सिस्टम भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, कि कौन सा देश किस नदी के किनारे बसा हुआ है, और अगर आपको कुछ झीलें याद कर पाएं कि टिटिकाका झील कहाँ है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो किस नदी पर बना है, तो स्टैटिक वाला पार्ट आपको यहाँ पर पकड़ लेना है। भारत का तो संपूर्ण भूगोल आपको याद करना पड़ेगा। फिर विश्व की नदियां मैंने आपको बताई कि आपको क्या पढ़ना है। संपूर्ण भूगोल भारत का तो आपको कब्जा करना ही पड़ेगा, विश्व के भूगोल में मैंने आपको बता दिया।
संविधान की बात करें तो संविधान में आपका कुछ फेवरेट टॉपिक है, जैसे मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, पंचायती राज व्यवस्था, मौलिक कर्तव्य और कुछ प्रमुख अनुच्छेद और अनुच्छेदों को मिलान करने के लिए आएगा। जैसे अनुच्छेद 143 हो गया, 312 हो गया, ऐसे करके। और कुछ संविधान संशोधन होंगे, उसमें संशोधन में आपका मंत्रिपरिषद वाला 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, भाषा संबंधी संविधान संशोधन, इसके बाद 21 71 92, जैसे हमने बताया था आपको पहले भी कि 21 71 92 के तहत भाषाएं जुड़ी हैं, सिंधी जुड़ी है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जुड़ी। फिर इसके 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जुड़ी। ये पेपर में आपका क्वेश्चन आया भी था। फिर इसके बाद भाग और अनुसूचियां आपको याद करनी पड़ेंगी, पूरे 22 के 22 भाग याद करने हैं और 12 की 12 अनुसूचियां रटना पड़ेगा। फिर इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है वो कुछ प्रमुख आयोग और अधिकरण अधिनियम है, जैसे आरटीआई, मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और एनजीटी। इससे भी प्रश्न आने शुरू हो गए हैं। फिर अर्थव्यवस्था की बात करें तो आपको प्रमुख सूचकांक याद करना पड़ेगा, और वो सूचकांक किसने जारी करा है, रिपोर्ट किसने जारी करी है, उस संस्था का नाम क्या है। व्यापार पर आपको बात करनी पड़ेगी, कृषि, हरित क्रांति, नीली क्रांति, इन सब का मिलान आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक सेकंड, फिर इसके बाद आपको पशुपालन में कि कौन सी प्रजाति किसकी है, पशुपालन के क्षेत्र में, मांस के क्षेत्र में कौन सा आगे है ना। तो ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी अगर आपने याद कर ली तो आपको सभी पेपर में काम आएगी, है ना। रेपो रेट कितनी है, रिवर्स रेपो रेट कितनी है। तो जैसे यूपीएससी के पेपर में पिछली बार पूछा गया था कि सीआर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, रेपो रेट बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, एसएलआर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, ये सब। और आर्थिक नियोजन में प्लानिंग कमीशन आता है, पूरा आपका नीति आयोग आता है, पंचवर्षीय योजनाएं आती हैं। विज्ञान वाले में एक पंक्ति वाले जो प्रश्न होते हैं उसको आपको याद कर लेना है कि ग्वाटर, है ना, जो रोग है वो किसकी कमी से होता है, ऐसे वाले प्रश्न, ठीक है ना। बोट्यूलिस किस में होता है, वायरस से कौन सा रोग होता है, जीवाणु से कौन सा रोग होता है, इसमें 1 लाइन के क्वेश्चन याद कर लेने हैं। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है, ऐसा प्रश्न। तो मुख्यतः आपको बायोलॉजी पर क्वेश्चन पकड़ना है, बायोलॉजी और रसायन विज्ञान पर, और आपको 1 लाइन वाले ही पकड़ने हैं। इसके बाद आपको टेक्नोलॉजी में उपग्रह कब कौन सा छोड़ा गया, इसरो ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया, और कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ पर है, जैसे तारापुर कहाँ पर है, नरौरा कहाँ पर है, रावत भाटा कहाँ पर है, कैगा कहाँ पर है, धना काकरापाड़ा कहाँ पर है। तो इसका मिलान करने के लिए आपके पेपर में आता है, इसको आप पकड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में 60 प्रश्न आएंगे, 6 टॉपिक आपके होंगे। विलोम शब्द से 10 प्रश्न, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण से 10 प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से 10 प्रश्न, तत्सम तद्भव के 10 प्रश्न, विशेषण विशेष से 10 प्रश्न, पर्यायवाची से 10 प्रश्न। अगर आपने हिंदी गलत कर दी, हिंदी में आप मान के चलिए, है ना, बेकार से बेकार व्यक्ति भी हिंदी में कम से कम कुछ नहीं 50 से ज़्यादा नंबर लाता है। और अगर आपने इन पर थोड़ी सी कमांड कर ली तो आपके 60 में 58 और 59 भी प्रश्न सही हो सकते हैं। 1-2 प्रश्नों गलत होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो ऑप्शन रहते हैं लगता है ये भी सही है और ये भी सही है। तो 2-3 प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 55 से ऊपर नंबर आपको लाना है। क्योंकि आप कट ऑफ की बात करें तो आपको आरओ का अगर आप पेपर दे रहे हैं, आप एआरओ, अगर एआरओ के लिए तो ओ लेवल चाहिए होता है, तो आप आरओ का पेपर देंगे, है ना। तो आपको जनरल कैटेगरी के हैं तो लगभग आपको 122 से 125 नंबर लाना ही पड़ेंगे, क्योंकि जो हिंदी वाला पार्ट है इसी ने आपकी कट ऑफ बढ़ा दी है ना। ओबीसी में भी 122, ओबीसी और जनरल एक साथ ही जाती है, क्योंकि ओबीसी की सीटें कम है ना, लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं, तो लगभग बराबर ही जाती है। फिर इसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिएगा, है ना। धीमे धीमे इस पर बढ़ोतरी हो रही है ना। मैं कहता हूं अगर पेपर कठिन बनता है तो आपका पेपर कठिन बनेगा तो कट ऑफ नीचे जाएगी, पेपर सरल बनेगा तो कट ऑफ ऊपर जाएगी। लेकिन मिनिमम हम लोग देखते हैं तो आपको लगभग मान के चलिए कि 160 में 120 प्रश्न आपको करने ही करने हैं। 120 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो अपने आप को सेफ जोन में रखिएगा। फिर आते हैं मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो टोटल 400 अंकों की आपकी मुख्य परीक्षा होगी, जो 3 भागों में बटी होगी, 120, 120 और 160, है ना। फिर जो 120 प्रश्न होंगे आपके, वो जैसा प्री में समान अध्ययन जीएस का पेपर हुआ था बिल्कुल वैसा ही। आप जब प्री की तैयारी करेंगे तो उसी के साथ मेंस की भी तैयारी करते रहेंगे। तो प्री में जैसा जीएस का पेपर हुआ तब बस वहाँ पर 140 प्रश्न थे, लेकिन यहाँ पर 120 प्रश्न है, तो ये ऑब्जेक्टिव होगा, क्लियर है। फिर इसके बाद 120 वाला काम खत्म हो गया। फिर आते हैं समान हिंदी। समान हिंदी में एक गद्यांश होगा। सबसे पहला आप समझिएगा, समान हिंदी में अब ये लिखने वाला आ गया है ना, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया, अब लिखने वाला आ गया है। तो एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश का आपको शीर्षक पूछा जाएगा, शीर्षक बता ले जाओगे 3 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपका सारांश पूछा जाएगा, फिर आप सारांश लिख देंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। फिर आपको एक गद्यांश में ही ऐसे रेखांकित कर देगा कुछ लाइनें और कह देगा इसकी व्याख्या करिए, और व्याख्या कर देगा तो आपको 12 नंबर और मिल जाएंगे। फिर इसके बाद समझिएगा, जैसे हमने बताया ना, जैसे लिखा है 160 जैसे लिखा हुआ है ना, तो 100 + 160 मैंने आपको बताया, तो 100 होगा सब्जेक्टिव और 60 होगा वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको बताया पहले वाला, है ना, कि 6 टॉपिक
और आपको करना पड़ जाएगा। तो जो 100 है उसी को मैं बाइफरकेट कर रहा हूँ। फिर इसका दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, दूसरा आपको पूछा जाएगा किसी सरकारी पत्र का टेबुलर फॉर्म आ जाएगा, वो आपको 15 नंबर देकर जाएगा। फिर पत्राचार की बात की जाए तो पत्राचार आपको 24 नंबर देकर जाएगा। अब जो पत्राचार होंगे वो आपके 3 प्रकार के होंगे, इसको समझ लीजिएगा। आपसे शासकीय और अर्धशासकीय पत्र लिखने को कहा सकता है, कार्यालय आदेश या ज्ञाप या परिपत्र लिखने को आ सकता है, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन या अनुस्मारक लिखने को आ सकता है। तो 3 आपके आएंगे और तीनों आपको लिखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो चौथा पार्ट होगा हिंदी में, वो पारिभाषिक शब्दावली होगी। इसमें प्रशासनिक शब्दावलियां और वाणिज्यिक शब्दावलियां आपसे पूछी जाएंगी। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करवाया जाएगा, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करवाया जाएगा। फिर मुहावरे और लोकोक्तियां आएंगी 5, है ना। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, अंग्रेजी से हिंदी जब ट्रांसलेशन करोगे तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, हिंदी से अंग्रेजी 10 नंबर मिलेंगे, मुहावरे लोकोक्ति आपको 10 नंबर लेकर जाएंगे। आपको यहाँ पर व्याख्या करनी पड़ेगी मुहावरे और लोकोक्तियों की। फिर कंप्यूटर का ज्ञान होगा आपका 10 नंबर का, ठीक है। फिर आपको कंप्यूटर के 10 अंक आपको प्राप्त होंगे। फिर खंड 2 में आ जाओ तो हमने आपको बता दिया, आपको मैंने पहले बता दिया सब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव पर आ जाओ, सिंपल सी बात है, 60 अंक होंगे, वही 6 टॉपिक होंगे, है ना, सॉरी 5 टॉपिक होंगे आपके। विलोम शब्द, है ना, 6 पूछे जाएंगे 12 अंक के। वाक्य वर्तनी 6 होंगी 12 अंक की। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 6 होंगे 12 अंक के। तो 12 पंचे 60, तो वहाँ पे 6 टॉपिक थे, यहाँ पर आपके 5 टॉपिक होंगे। ये ऑब्जेक्टिव होगा। विशेषण विशेष पहचानने के लिए आएगा, तत्सम तद्भव पहचानने के लिए आएगा। अगला समझिए, खंड 3 फिर आपका 120 अंक का होगा। देखो जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर 120 प्लस 120 और 160, तो 160 में 100 सब्जेक्टिव है हिंदी का और 60 क्या है, ऑब्जेक्टिव है। 120 में ऑब्जेक्टिव है, फिर 120 में क्या है आपका, निबंध आएगा। 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे, है ना, 3 निबंध आपको लिखने पड़ेंगे, है ना। निबंध नंबर 1 समझ लीजिए कि निबंध आपको इनमें से कोई एक लिखना पड़ेगा। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में कोई एक निबंध आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र या कृषि व्यापार से दूसरा निबंध आपको लिखना पड़ेगा। तीसरा निबंध आपका किसी करंट अफेयर की घटना से आ सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से आ सकता है, या राष्ट्रीय विकास की योजनाओं से कोई तीसरा निबंध, इनमें से कोई एक आपको लिखना पड़ेगा। और जब आप लिख लेंगे तो प्री के नंबर काउंट नहीं होते हैं आपके लास्ट में। प्री आपको बस क्वालिफाई करा दिया जाता है, मेंस के नंबर आपके काउंट होते हैं। और मेंस पास करने के लिए कम से कम आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे, 294 से 278, मैक्सिमम 294 और मिनिमम 278 तक मेरिट जाती है। ओबीसी की 279 से 272, SC ST की मैंने आपको बता दिया है। तो ये है आपकी पूरी तरीके से स्ट्रेटजी। इसके बाद आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमें अगर और भी वीडियो बनाने होंगे आपके लिए तो मैं वो भी आपके लिए करूँगा। आप बताते रहिएगा और ये ऐसे प्यार देते रहिएगा। मैंने आपको बता दिया क्या पढ़ना है और जाते जाते क्या पढ़कर जाना है, किस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करना है, किस पर कॉन्सेंट्रेट कम करना है, वो सारी बातें हमने आपको बता दी हैं। नमस्कार, धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। इसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा। हाँ, हमारे SSG कोचिंग का ऐप है, यदि आपको हमारी क्लासें पसंद आती हैं, यूट्यूब पे पढ़ी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, आप देखिए, उसको एंजॉय कीजिए। यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारे पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 100% सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। यदि आपने मेहनत करी, हमने मेहनत करी, जब मिल बैठेंगे हम दोनों तो कुछ और ही बात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।